आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे कराची बोर्ड के पास्ट पेपर 2021 और 2019 चैप्टर नंबर 1 के सोल्व न्यूमेरिकल्स क्लास 11 केमिस्ट्री के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करेंगे पास्ट पेपर 2021 के न्यूमेरिकल्स क्लास 11 केमिस्ट्री के, यानी चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में क्लास 11 केमिस्ट्री के पास्ट पेपर 2021 में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए वो हम सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास जो आया है 2021 के पेपर में वो है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड। क्या है देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, हमसे कहा है कि एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है क्या, एयर पोल्यूशन। कंटेंस 8.73% कार्बन, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करें तो कितनी है 8.73%, 77.45% क्लोरीन। और अगर हम बात करें क्लोरीन की परसेंटेज की तो कितनी है 77.45% क्लोरीन एंड 13.82% फ्लोरीन। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन की परसेंटेज उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी है 13.82%। आगे हमसे कहा है फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है कंपाउंड का। If its molecular mass is 137.5 AMU, और हमें मॉलिक्यूलर मास बताया कितना 137.5 A.M.U, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर परसेंटेज गिवन है तो सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना है, आपको मोल रेशो निकालनी है एलिमेंट की। तो मोल रेशियो एलिमेंट की निकालने का क्या फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम मोल रेशियो निकालते हैं कार्बन की। तो यहाँ पर मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म मोल रेशियो का क्या होता है MR। तो मोल रेशियो हम निकाल रहे हैं कार्बन की, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इक्वल की साइन लगाई, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो कार्बन की परसेंटेज हमारे पास कितनी है 8.73, सही है, डिवाइड की साइन लगाई। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 8.73 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास मोल रेशो आ जाएगी कार्बन की कितनी 0.72। उसके बाद हम मोल रेशो निकालते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की परसेंटेज हमारे पास गिवन कितनी है 77.45%, डिवाइड की साइन लगाई। और क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5, तो 77.45 को हम डिवाइड करेंगे 35.5 से तो हमारे पास मोल रेशो आ जाएगी क्लोरीन की कितनी 2.18। इसी तरह मोल रेशो निकालेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन की परसेंटेज कितनी है 13.82, डिवाइड की साइन लगाई। और फ्लोरीन का मास कितना होता है एटॉमिक 19, 13.82 को हम डिवाइड करेंगे 19 से तो हमारे पास मोल रेशो आ जाएगी फ्लोरीन की कितनी 0.72। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं हमारे पास से जो मोल रेशो आई है कार्बन की, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, इसमें सबसे कम यानी लीस्ट मोल रेशो कौन सी है, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो वो है 0.72। तो ये वैल्यू हम यानी 0.72 को यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमारे पास है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंपलेस्ट रेशियो को SR से रिप्रेजेंट कराया मैंने। तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर आपको एलिमेंट की निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, यानी स्टेप नंबर 1 में जो आपने मोल रेशियो निकाली है उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशियो। और सबसे कम मोल रेशियो कौन सी थी लास्ट स्टेप में जब हमने मोल रेशियो निकाली थी। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं कार्बन की। तो कार्बन की हमारे पास मोल रेशियो आई थी 0.72। और अगर हम बात करें डिवाइड की साइन लगाई, लीस्ट मोल रेशियो हमारी क्या थी, देखो लीस्ट मोल रेशियो हमारी यहाँ पर क्या है 0.72 है। तो कार्बन की मोल रेशियो को जो कि 0.72 है इसको मैंने डिवाइड करा दिया 0.72 से तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी कार्बन की कितनी 1, सही है। इसी तरह हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन की हमारे पास जो मोल रेशियो थी वो थी 2.18, डिवाइड की साइन लगाई। और लीस्ट मोल रेशियो हमारे पास क्या है 0.72। तो 2.18 को जब आप डिवाइड कराओगे 0.72 से तो क्लोरीन की सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी कितनी 3। इसी तरह फ्लोरीन की हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। फ्लोरीन की मोल रेशियो आई थी 0.72, डिवाइड की साइन लगाई। और लीस्ट मोल रेशियो क्या थी 0.72, तो 0.72 को हमने डिवाइड करा दिया किससे 0.72 से तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गई हमारे पास फ्लोरीन की कितनी 1। तो स्टूडेंट सिंपलेस्ट रेशियो में ये जो हमें नंबर मिल रहे हैं इसकी मदद से हम बना सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सबसे पहले मैंने लिखा C
कार्बन की सिंपलेस्ट रेशो क्या थी 1, सी के साथ अगर आप 1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड हमारे पास था एलिमेंट Cl, तो Cl लिखा मैंने और Cl की सिंपलेस्ट रेशो क्या थी 3, तो 3 को मैंने एज अ सबस्क्रिप्ट यहाँ पर लिख दिया। फ्लोरीन की सिंपलेस्ट रेशो क्या थी 1, तो मैंने लिख दिया F। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया क्या, CCl3F। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा है कि मालूम करो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला का मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आया CCl3F। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो मैंने लिख दिया 12, प्लस की साइन लगाई। क्लोरीन यहाँ पर 3 है तो 3 को मैंने रखा बाहर, और क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5। सही है, ब्रेकेट ओवर, प्लस की साइन लगाई। और फ्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 19। सही है, 12 के अंदर अगर मैं 19 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 31, प्लस की साइन लगाई। 3 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 35.5 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 106.5। 106.5 में मैंने 31 को ऐड किया तो मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास आ गया कितना, 137.5। सही है, ये हमने एम्पेरिकल फार्मूला मास स्टूडेंट्स क्यों निकाला है, क्योंकि हमें अब निकालनी है नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये आप कह लो मॉलिक्यूलर मास आपको कितना गिवन था 137.5। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी क्या 137.5, डिवाइड की साइन लगाई, और एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास क्या आया 137.5। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास भी हमारे पास वही है जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, तो मैंने एम्पेरिकल फार्मूला मास की जगह रख दिया 137.5। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। लास्ट स्टेप देख लेते हैं, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का तरीका क्या होता है, जो भी एम्पेरिकल फार्मूला आया है उसको मल्टीप्लाई करा दो n की वैल्यू से। तो मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आया था CCl3F, ब्रेकेट ओवर, और n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1। 1 को अगर मैं सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कराऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है CCl3F, वही हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया CCl3F। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है, ए 53.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी हो यानी मास हो, कितना हो 53.5 ग्राम, और उसको हीट कराया जाए किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस, तो अमोनिया गैस कितनी प्रोड्यूस होगी ये हमें मालूम करना है। सही है। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP, और हमसे कहा है कि अमोनिया गैस का मास भी मालूम करना है, यानी हाउ मेनी ग्राम्स का मतलब क्या है, मास मालूम करो, और साथ में हमसे कहा है कि वॉल्यूम भी मालूम करो NH3 का STP पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन पेपर में गिवन थी, लिहाजा मैंने यहाँ पर इसको बैलेंस करके लिख दिया। सही है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमसे मास भी मालूम करने को कहा है और वॉल्यूम भी मालूम करने को कहा है, और मास हमें गिवन है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये मास मास रिलेशनशिप भी है और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका किस तरह से होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी गिवन इक्वेशंस को बैलेंस करके। सही है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमसे कहा था कि अगर हमारे पास 53.5 ग्राम हो किसके, अमोनियम क्लोराइड के, तो हमारे पास उस वक्त अमोनिया गैस का मास कितना होगा। तो ये है मास मास रिलेशनशिप। तो आपको एक लाइन छोड़नी है, सबसे पहले आपको जो गिवन है और जो मालूम करना है वो आपको लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या निकालते हैं, टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का। क्या मतलब, आप अमोनियम क्लोराइड का मास निकालना यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना, और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल्स हैं, 2 हैं। तो जो भी अमोनियम क्लोराइड का मास है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 107 ग्राम। सही है, 107 ग्राम आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर हमें मास मालूम करना है तो यहाँ भी आपको मास लिखना है बाय डिफॉल्ट। तो NH3 का आप निकालना, मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा 17 आएगा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा कितना, 34 ग्राम। तो ये हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख रहे हैं फॉर मास ऑफ NH3। NH3 का हमें मास मालूम करना है। सही है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं 107 ग्राम हो अमोनियम क्लोराइड के,
तो उस वक्त अमोनिया हमारे पास बाय डिफॉल्ट कितना है, 34 ग्राम है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, मैंने लिखा 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड गिव्स, एरो का मतलब गिव्स 34 ग्राम अमोनिया, कि अगर मेरे पास 107 ग्राम हो अमोनियम क्लोराइड के तो उस टाइम हमारे पास जो अमोनिया मिलेगी उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 34 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं अगर 1 ग्राम होता हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का तो उस वक्त अमोनिया हमें कितनी मिलती, तो आप क्या करना, 34 को डिवाइड कर दो किससे, 107 से। तो 34 को डिवाइड करोगे 107 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.3177। सही है। अब हमारे पास यानी 1 ग्राम के लिहाज से जो अमोनिया की क्वांटिटी है वो कितनी है, 0.3177। और हमसे कहा था 53.5 ग्राम अगर हो अमोनियम क्लोराइड के तो अमोनिया गैस कितनी मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, 53.5 ग्राम पर मालूम करना है। तो मैंने क्या लिखा, 53.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड गिव्स, जो 1 ग्राम के लिहाज से वैल्यू आई है 0.3177, इसको आप मल्टीप्लाई करा दो किससे, 53.5 से। तो 0.3177 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 53.5 से तो आपके पास मास ऑफ अमोनिया आ जाएगा कितना, 16.99 ग्राम। तो यही इसका आंसर है मास मास रिलेशनशिप के लिहाज से, अगर आपको मास मालूम करना हो अमोनिया का। अब स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम अमोनिया का। तो अब मैंने स्टूडेंट्स ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन में रिलेशन है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैंने वही बाय डिफॉल्ट मास लिखा अमोनियम क्लोराइड का, जब 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा मोलिकुलर मास को तो वैल्यू आएगी 107 ग्राम। लेकिन अब हमें अमोनिया का वॉल्यूम मालूम करना है। तो 1 मोल के अंदर जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4, तो 2 में कितना होगा, 44.8, यानी 22.4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराना तो आपके पास वैल्यू आएगी 44.8 dm3। वॉल्यूम हमें मालूम करना है। सही है स्टूडेंट्स, 53.5 ग्राम के ऊपर हमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो अब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं फॉर वॉल्यूम ऑफ NH3। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं अगर 107 ग्राम होते अमोनियम क्लोराइड के तो उस वक्त अमोनिया का वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 44.8 dm3 है। तो यही बात मैंने लिखी है, 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड गिव्स 44.8 dm3 अमोनिया। सही है। अगर मैं कहूं 1 ग्राम होता अमोनियम क्लोराइड का तो हमारे पास अमोनिया का वॉल्यूम कितना होता, तो आप क्या करो 44.8 को डिवाइड करा दो किससे, 107 से। तो 44.8 को जब आप डिवाइड कराओगे 107 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.4186। सही है। और हमसे कहा है 53.5 ग्राम पर हमें मालूम करना है अमोनिया का वॉल्यूम। तो अगर 53.5 ग्राम हो अमोनियम क्लोराइड के तो उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा अमोनिया का, तो 1 ग्राम पे आपके पास जो वैल्यू आई है 0.4186, इसको आप मल्टीप्लाई करा दो 53.5 से तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा अमोनिया का कितना, 22.39 dm3। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम पास पेपर 2019 के क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पास पेपर 2019 का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है जो कि पेपर में आया है वो क्या है, जिंक रिएक्ट्स विथ H2SO4। DIL का मतलब है डाइल्यूट, यानी जिंक हमारा क्या करता है, रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट है। सही है। एज गिवन बिलो, जैसा कि रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिंक ने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मास मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ H2 का वॉल्यूम मालूम करना है एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और H2 के हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने हैं, विच विल बी प्रोड्यूस्ड, और यानी ये जो जिंक सल्फेट है और ये जो H2 है ये प्रोड्यूस हो रहा है कब, बाय रिएक्टिंग 163.5 ग्राम ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जिंक की हमारे पास जो क्वांटिटी हो कितनी हो, 163.5 ग्राम, जो कि रिएक्ट कर रही है H2SO4 के साथ। अब इसको मजीद डिटेल में समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन जो कि हमें गिवन था पेपर में, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। तो अब स्टूडेंट्स क्योंकि इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है हमें 3 बार। सही है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा फॉर द मास ऑफ जिंक सल्फेट। तो हमसे कहा है कि अगर हमारे पास जिंक की क्वांटिटी हो 163.5 ग्राम तो उस वक्त जिंक सल्फेट का मास कितना होगा और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले हम मास के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो मैंने बाय डिफॉल्ट मासेस लिख दिए और वॉल्यूम भी वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो जिंक का स्टूडेंट यहाँ पर 1 मोल के अंदर जो मास है वो कितना है, 65 ग्राम।
सही है। और जिंक सल्फेट का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, सही है, तो क्या आएगा 161 ग्राम आएगा। जिंक का जो एटॉमिक मास होता है ना वो कितना होता है 65 में आप ऐड करना, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कराना, 16 4 हो जाएगा 64, यानी 65 में आप 32 ऐड करना और 32 में आप ऐड करना 64, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 161 ग्राम। यानी अगर हमारे पास 1 मोल हो जिंक सल्फेट के तो उसमें मोलर मास कितना होगा 161 ग्राम। सही है। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की क्योंकि हमें वॉल्यूम मालूम करना है, तो 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम होगा कितना होगा 22.4 dm³। सही है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्योंकि हम मास मालूम कर रहे हैं जिंक सल्फेट का, तो मास मास रिलेशनशिप है। तो अगर मैं आपसे कहूं अगर 65 ग्राम हो जिंक के तो उस वक्त जिंक सल्फेट कितना होगा 161 ग्राम होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, 65 ग्राम जिंक, एरो का मतलब है प्रोड्यूस या गिव 161 ग्राम जिंक सल्फेट। और अगर मैं आपसे कहूं अगर 1 ग्राम होता जिंक का तो जिंक सल्फेट की क्वांटिटी कितनी होती, तो आपको क्या करना है 161 को डिवाइड कर देना है किससे 65 से। तो 161 को डिवाइड किया 65 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.4769। सही है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमसे कहा है कि अगर हमारे पास जिंक का मास हो 163.5 तो उस वक्त जिंक सल्फेट का मास कितना होगा। तो 163.5 ग्राम अगर हमारे पास जिंक के होंगे तो उस वक्त हमारा जिंक सल्फेट कितना होगा, 1 ग्राम के अंदर जिंक की वैल्यू आई है 2.4769, तो इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करा देना है किससे, गिवन मास से। क्या है 163.5, तो आपके पास मास आ जाएगा जिंक सल्फेट का कितना 404.97 ग्राम। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिहाज से। यानी अगर मेरे पास 163.5 ग्राम हो जिंक के तो उस वक्त हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा। तो अब हम सोल्व कर रहे हैं फॉर वॉल्यूम ऑफ H2। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास 65 ग्राम हो जिंक के तो उस वक्त जो वॉल्यूम होता है H2 का कितना होता है 1 मोल में 22.4 dm³। तो लिहाजा मैंने लिख दिया 22.4 dm³। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, 65 ग्राम जिंक गिव्स 22.4 dm³ H2। अगर मैं आपसे कहूँ 1 ग्राम जिंक का होता तो उस वक्त H2 के वॉल्यूम कितना होता, तो 22.4 को आपको डिवाइड करना है 65 से तो वैल्यू आएगी 0.3446। और हमसे कहा है 163.5 ग्राम हो अगर जिंक के तो वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 ग्राम में जो आपके पास वैल्यू आई है 0.3446 को मल्टीप्लाई करा दो किससे 163.5 से, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आ जाएगा कितना 56.34 dm³। तो यही इसका आंसर है। और स्टूडेंट्स हमसे क्योंकि कहा था कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने हैं हाइड्रोजन गैस के, तो अब हम इसका सोल्व कर रहे हैं तीसरा पार्ट। अब क्योंकि ये स्टेचोमेट्री से रिलेटेड नहीं है तो मैंने इसका यहाँ पर डेटा बनाया है। गिवन मास हमारे पास कितना था 163.5 ग्राम। तो गिवन मास को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 163.5 ग्राम। और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास की बात करूं जिंक की तो वो कितना होता है 65 ग्राम। सही है, क्योंकि ये जो हमें गिवन मास बताया किसका बताया, जिंक का बताया। तो हमें एटॉमिक मास या आप कह लो मॉलिक्यूलर मास किसका लिखना है, जिंक का लिखना है। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65 ग्राम। और क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं तो आपको ये बात पता होगी, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जिक्र आता है तो उसका मतलब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो एवोगैड्रो नंबर को मैंने Na से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटम्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे मालूम करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने कैपिटल N से रिप्रेजेंट करवाया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला यूज किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। क्या होता है N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर नहीं है तो लेकिन मेरे पास मास है और एटॉमिक मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स के मैंने फार्मूला यहाँ पर पुट कर दिया गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसका, जिंक का, और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। गिवन मास की वैल्यू कितनी है 163.5, डिवाइड की साइन लगाई, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जिंक का कितना है 65, और मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू कितनी है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से। सबसे पहले आप क्या करना 163.5 को डिवाइड कराना 65 से और मल्टीप्लाई करा देना 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कितने 1.51 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो यही इसका आंसर है।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 2019 के पेपर का। क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन बाय मास। हमसे कहा है कि एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 40% कार्बन है, 6.6% हाइड्रोजन है और 53.33% ऑक्सीजन है बाय मास। मॉलिक्यूलर मास बताया हमें कंपाउंड का कितना 180 और हमसे कहा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करो। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास परसेंटेज गिवन है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? मोल रेशो। मोल रेशो ऑफ एलिमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने मोल रेशो निकाली कार्बन की, तो कार्बन की परसेंटेज कितनी गिवन थी? 40 को डिवाइड कर देंगे, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, तो 40 को 12 से डिवाइड कराएंगे तो मोल रेशो आ जाएगी कार्बन की कितनी? 3.33। इसी तरह मोल रेशो हम निकालेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी गिवन है? 6.67, तो 6.67 को हम डिवाइड करा देंगे, एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का? 1, तो 6.67 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो मोल रेशो आ जाएगी हाइड्रोजन की कितनी? 6.67। इसी तरह मोल रेशो निकालेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 53.33, डिवाइड करा देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, कितना होता है? 16, तो 53.33 को हमने डिवाइड कराया है 16 से, तो हमारे पास मोल रेशो आ जाएगी ऑक्सीजन की कितनी? 3.33। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि लीस्ट मोल रेशो यहां पर क्या है, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? वो है 3.33। यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कराएंगे लीस्ट मोल रेशो से, तो लीस्ट मोल रेशो की हम वैल्यू क्या रखेंगे? 3.33। तो स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशो मालूम करनी है हमें एलिमेंट की। सिंपलेस्ट रेशो निकालने का तरीका क्या होता है? फार्मूला क्या है? मोल रेशो ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं कार्बन की। तो कार्बन की मोल रेशो क्या थी लास्ट स्टेप में? 3.33। इसको हम डिवाइड कर देंगे लीस्ट मोल रेशो से। लीस्ट मोल रेशो क्या है? 3.33, तो 3.33 कैंसिल हो जाएगा 3.33 से, तो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी कार्बन की कितनी? 1। सही है। इसी तरह अब हम निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट रेशो हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की हमारे पास मोल रेशो क्या आई थी लास्ट स्टेप में? 6.67। इसको हम डिवाइड करा देंगे लीस्ट मोल रेशो से 3.33 से, तो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास हाइड्रोजन की आ जाएगी कितनी? 6.67 को आप डिवाइड कराना 3.33 से, तो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी हाइड्रोजन की 2। इसी तरह हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मोल रेशो थी 3.33 और लीस्ट मोल रेशो भी 3.33 है, तो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी ऑक्सीजन की 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया हमारे पास CH2O, क्योंकि कार्बन का जो सिंपलेस्ट रेशो था वो 1 था, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशो 2 थी, तो मैंने H के साथ लिख दिया 2। ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो 1 थी, O के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया CH2O। अब हम निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, यानी एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस की साइन लगाई। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करा दो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, कितना होता है? 1, प्लस की साइन लगाई। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 में 12 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 28, प्लस की साइन लगाई। 2 1 जा 2, 28 में 2 ऐड करोगे तो एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा CH2O का कितना? 30। अब हम निकालेंगे N की वैल्यू। N की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, यानी जो आपको गिवन मॉलिक्यूलर मास गिवन है उसको मैंने कहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना था? 180, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की जगह मैंने रख दिया 180, डिवाइड की साइन लगाई और एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या है? आया हमारे पास 30। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 के टेल में 18 किससे आता है? 6 से आता है, तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। अब लास्ट स्टेप में हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करा दो N से। एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया था? CH2O और N की वैल्यू क्या आई? 6 को मल्टीप्लाई करा दो सबस्क्रिप्ट से। तो कार्बन का यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा? C6 हो जाएगा। H के साथ 2 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो H का सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और O के साथ 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो O का सबस्क्रिप्ट क्या आएगा? 6 आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया हमारे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का C6H12O6। और अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है, तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आया इसका आप निकालना मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपका मॉलिक्यूलर मास इसका आ जाए 180, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने पास पेपर 2021 और 2019 के क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स किए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।